आप सभी का स्वागत है आज के अकाउंटिंग सेशन में। और सेशन को लेने के लिए हमारे साथ से बलदेव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और टैक्स ऐसी चीज है जो कि आप चाहे इसे प्यार करें, चाहे आप पसंद ना करते, अवॉइड करते हो, पर इसे समझना काफी जरूरी है और काफी आवश्यक भी है, जो कि हर एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है जो वर्किंग क्लास है इंडिया में। और अगर किसी को लगता हो टैक्सेस काफी कंफ्यूजिंग है, तो आई थिंक आप सेशन के बाद कुछ आपको क्लैरिटी मिल सके। आगे बिना मैं वक्त गवाए इनवाइट करना चाहूंगा संजू सैनी जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन एंड लीडिंग पर्सन एज वेल। Good evening, everyone. My name is Sanju Saini, and it is my pleasure to introduce our esteemed speaker for today's class, CA Baldev Raj. Mr. Baldev Raj is a chartered accountant, practiced with direct tax as the core area from 3 decades in the name of Baldev Raj and Company, Chartered Accountants. He has vast experience handling direct tax issue of domestic and international clients. He is actively involved with the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, and has served on various committees, including the Fiscal Law Committee, Direct Tax Committee, and Committee on International Taxation. He has also delivered lectures and presented paper at prestigious forums such as NIRC of ICAI and CIRC of ICAI and various study circle on of ICA NIRC as well as other professional forums such as Bar Association and NGOs. Furthermore, he was served as president of Bharatiya Vittya Salakar Samiti Society VVSS in 2015 and 2016. He is also the author of VVSS publication on TDS and FNQs on income tax provisions post COVID-19. Now, I also want to introduce today's leading person, Mr. Sandeep Chawla. Mr. Sandeep Chawla is a seasoned profession with 36 plus years of experience in pharmaceutical industry, specializing in sale, marketing, and training. He has led training functions across India and Nepal for over 14 years, including his role as training manager and Sanofi head office in Mumbai. He has conducted 100 plus workshops, training over 1,000 employees, and designed program on leadership, communication, and professional developments. Certified by Darley Carnegie, Franklin Covey, and PRISM, he now works as freelance learning and development consultant, delivering impactful in-person and virtual training. Please join me in welcoming CA Baldev Raj to share his wealth of knowledge and insight with us. Sir, over to you. थैंक यू संजू जी। आई फर्स्ट सबसे पहले तो मैं सक्षम रोजगार सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत बड़ा प्रयास है आपका। और मैडम ज्योति जी तो बहुत बड़ा एफर्ट करती हैं, वो हमेशा ही करती रही हैं और अब और कर रही हैं। सौभाग्य मुझे फिर मिला है, लास्ट ईयर भी आपने एक बार मुझे मौका दिया था इस फोरम पे बात करने का अपने बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को जिस तरह से गाइडेंस आप दे रहे हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा काम है ये। आप बच्चे सभी काफी दिन से, मेरे को लगता है 31 मार्च से ही शायद या 1 अप्रैल से आप इस क्लासेस में ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ट्रेवल का आज 24th डे लगता है मेरे को है। और आज अकाउंटिंग के लास्ट इफेक्ट पे हम आए हैं। अकाउंटिंग आप क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग सीखी है आपने, अकाउंटिंग के वेरियस एक्सपेक्ट को समझा है आपने। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे बनेंगी, पीडल कैसे बनेगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट सब एसएससी और लोग हैं जिनके लिए आप अकाउंट्स करेंगे। उन सब के अकाउंट्स करते करते एक मन में विचार आता है कि ये अल्टीमेटली मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं बनाता क्यों? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो आपने डिस्कशन कर रहा होगा सभी स्पीकर ने, उसका एक एस्पेक्ट इनकम टैक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक सब टॉपिक बीच में टीडीएस पे भी डिस्कस हुआ, जीएसटी पे भी डिस्कस हुआ। टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिजल्ट आप अकाउंट्स के बनाते हैं उनका पर्पस क्या है? उसमें दो चीजें हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स को हम कहते हैं प्रॉफिट का या लॉस हुआ।
उस बिजनेस के जिसके आपने अकाउंट्स बनाए, या जिस एंटिटी के आपने अकाउंट्स बनाए, उन्होंने क्या कमाया, या कमाया नहीं तो क्या माइनस में कमाया, ऐसा है। और उनकी हेल्थ कैसी है, मतलब उनकी बैलेंस शीट की हेल्थ कैसी है, असेट्स कैसे हैं और लायबिलिटीज कैसी हैं, ये आप अकाउंट्स के साथ बनाएंगे। अब इशू आता है कि जो प्रॉफिट आ गया उसका करना क्या है, क्या वो मालिक के पास चला जाएगा पैसा? अकाउंटिंग करते हुए उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? क्या पैसा जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा उनको दे देना है जो ओनर है, या कंपनी है तो शेयर होल्डर्स के लिए है क्या, या कुछ और भी कुछ है उसके अंदर? उसका एक पोर्शन होता है इनकम टैक्स का, जो पैसा देना है हमने, जो अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे हम, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बना रही हैं, तो उसमें एक पोर्शन प्रॉफिट का जो बना, आपने बनाया, उसमें एक पोर्शन हमको उसका टैक्स का पार्ट है। वो टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट नेट होता है। तो आज हम समझेंगे कि रिटर्न्स के हिसाब से जो टैक्स बनता है, उसको हमने अकाउंटिंग में लाना है। ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट आप समझ चुके होंगे, मैं उस पर आज चर्चा नहीं कर रहा। मेरा विषय सिर्फ आज दिया गया जो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि इनकम टैक्स रिटर्न बनाने और अकाउंटिंग में क्या समावेश है, क्या लेना देना है, क्या मिलना हुआ है, वो हम समझेंगे आज। रिटर्न बनाने के लिए बेसिक चीजें क्या चाहिए और उसमें क्या कंसेप्ट हैं, क्या आपको समझना चाहिए, वो कोशिश करेंगे आज हम समझने की। अभी जैसे हमने कहा, समझा कि अकाउंट्स में बनते हैं, अकाउंट्स में टैक्स आता है, तो जैसे नाम से हम समझते हैं तो इनकम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स ऑन इनकम। अब इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं, ये तो बड़ी जनरल सी बात होगी। अब इनकम क्या है? आपने जो अभी अकाउंट्स बनाओगे उसमें जो प्रॉफिट आएगा, क्या वो इनकम है, या कुछ और इनकम है जिस पे टैक्स लगना चाहिए? वो उसको हम समझना है आज हमें। ये टैक्स लगाते क्यों है अभी, ये भी समझ आना चाहिए। अभी शुरू में अभिषेक जी बात कर रहे थे, टैक्स अच्छा लगे या ना लगे देना तो पड़ता ही है। अब टैक्स अच्छा लगे या ना देना देना है, लेकिन देना क्यों है, लगता क्यों है टैक्स? अब देखिए, कोई भी कंट्री है, सरकार है, चलेगी कैसे? घर भी हमारा चलेगा कैसे, पैसा नहीं आएगा। किसी भी सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, या सोसाइटी को चलाने के लिए, सबको लिए पैसा चाहिए। और सरकार का रिसोर्सेज में एक रिसोर्स ये है टैक्स का पार्ट, जो वो टैक्स कलेक्ट करके सरकार चलाती है। इसमें दो तरह के टैक्स हमें समझते हैं हिंदुस्तान में ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स। आज जो हम इनकम टैक्स का विषय है वो डायरेक्ट टैक्सेस का है। आपने जीएसटी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अकाउंटिंग के पार्ट आपने अकाउंटिंग में जीएसटी भी डिस्कस किया, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो हम डायरेक्टली जिसको लग रहा है वो दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्ट नहीं लग रहा, इनडायरेक्टली आ रहा है। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा तो टैक्स आपसे इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लग गया। जीएसटी लगा तो डायरेक्ट टैक्स किससे आया? आपसे आया, लेकिन गया कहाँ? सरकार के इनडायरेक्टली पहुंचा। इनकम टैक्स में डायरेक्ट आप इनकम पे टैक्स देते हैं, ये फर्क है। हम्म। अब वो टैक्स लगाने का राइट किसको है? स्टेट को है या सेंट्रल को है? दो ही तरह की सरकार है हमारे देश में, ये हमें सबको पता है, सेंट्रल है या स्टेट है। अब टैक्स लगाने का राइट, जो इनकम टैक्स का राइट दिया गया है, वो सेंट्रल को पास है। और ये राइट आया कहाँ से? कोई भी टैक्स लगाने के लिए किसी के पास अधिकार तो होना चाहिए। कोई अधिकार के बिना टैक्स नहीं लगा सकता। तो इनकम टैक्स का जो अधिकार क्षेत्र है वो सेंट्रल के पास है। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल है, उसकी आइटम नंबर 82 है, जिसमें वो राइट दिया गया है कि इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन उसमें एक बोला गया कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। और जो है 86 शेड्यूल है जो कहता है कैपिटल एसेट पे लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर एसेट। तो क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर इनकम पे कौन टैक्स लगा सकता है? तो वो स्टेट के पास राइट। अब ये इसका बेसिक आप रिटर्न्स की बात करते हैं कि इनकम के रिटर्न का बेसिक क्या है। आप हम नॉर्मली जाते हैं अकाउंट सब जब बना रहे हैं, आप कभी आपने अभी शुरू में पढ़ा था कि कितनी तरह के एंटिटीज के आप अकाउंट्स बनाते हैं। कोई प्रोप्राइटर फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, कॉर्पोरेट है, उन सब का आप अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे। अब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है, या जिसको फाइल करनी है, या जिसको टैक्स देना है, जो जो लाइबल है टैक्स पे करने का, उसको
इनकम टैक्स की भाषा में एसएससी बोलते हैं। वो एसएससी है जिसको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है या टैक्स पे करना है, तो उसको नाम एसएससी दिया गया, ये याद रखना है। हमारी अकाउंटिंग जब करते हैं तो एसएससी का कोई शब्द नहीं आता कहीं भी, वहां आपकी एंटिटी का नाम आता है, जो एंटिटी होती है, यहाँ एसएससी होता है। अब एसएससी में क्या है कि पर्सन हु इज पेइंग द पे, पर्सन कौन है, कौन पर्सन है जो एसएससी देगा, तो पर्सन के नाम में आए वो एक इंडिविजुअल होता है, जैसे आप है और मैं हैं, तो ये हम इंडिविजुअल हैं। हम अगर टैक्स देते हैं तो हमारे इंडिविजुअल की बात, इनकम टैक्स में कहा गया जो टैक्स दे रहा है वो एसएससी है, वो कौन कौन के पर्सन है, वो इंडिविजुअल भी है हो सकता है, वो एचयूएफ भी हो सकती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कंसेप्ट है एचयूएफ का भी, जितने भी हिंदू हैं ऑटोमेटिकली उनकी एचयूएफ एक फॉर्म हो जाती है, वो भी एक एंटिटी हो सकती है जो रेंट आपकी रिटर्न फाइल करेगी। कॉर्पोरेट को हमने समझ ही लिया था कंपनीज के केस में, कंपनीज हैं जो बुक्स आप बनाते हैं, अगर कॉर्पोरेट है तो वो भी एक एंटिटी है, जो पर्सन है उसको टैक्स एसएससी हो सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म भी एसएससी हो सकती है, एओपी और बीओआई भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल। आपको कॉमनली नोन जो शब्द सुनने में आएंगे इंडिविजुअल, एचयूएस, कंपनी और फर्म के, बाकी कम यूज होते हैं बट इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू 4-5 एंटिटी है जो याद रखनी है। जब आप रिटर्न बनाएंगे तो इनकम उसी हिसाब से पता होनी चाहिए किसकी रिटर्न बना रहे हैं। वो इंडिविजुअल की रिटर्न है, या एचयूएफ की रिटर्न है, या कंपनी रिटर्न है, या फर्म की रिटर्न है, या और एंटिटीज हैं उनकी रिटर्न है। एसएससी समझा हमने, और एसएससी में ये लोग एसएससी हो सकते हैं जिनको रिटर्न बनानी है। अब समझते हैं किसको पहले बना एसएससी हमने, फिर देखा हमने कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये रिटर्न फाइल करनी है। अब कौन सी इनकम हो सकती है, रिटर्न तो इनकम की भरनी है, पहले देखा किसने भरनी है, उन्होंने भरनी है और इनकम की भरनी है। अब इनकम कौन कौन सी हो सकती है, इनकम टैक्स के हिसाब से जो उन्होंने कैटेगराइज करी, हेड बनाए कि किन किन इनकम के हेड हो सकते हैं। एक बनाया पहला सैलरी का। सैलरी का मतलब है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, जहां एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, वो सैलरी है। जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है तो वो सैलरी है। तो वो इनकम जब रिटर्न बनेंगे तो सैलरी हेड में आएगी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन वाले। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दूसरा उन्होंने हेड दिया, जिसके अंदर इनकम रिटर्न भर सकते हैं, भरनी है हमने। कौन सी इनकम हो सकती है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी है किराए पे दे रखी है, उससे जो किराया आता है उसकी इनकम की रिटर्न जो फाइल करते हैं, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। ये प्रॉपर्टी जो है किराए पे दी हुई, चाहे वो रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है, अदरवाइज भी हो सकती है, तो कई तरह की हो सकती है। पहला ऐड था सैलरी का, दूसरा था रेंटल इनकम का, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन दो तरह की इनकम हो सकती है, जैसे हम प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो प्रोफेशनल कहलाते हैं। जैसे आईपीएल आप देखते हो तो प्लेयर्स हैं जो उनकी इनकम है वो भी प्रोफेशन में आती है, या बाकी बचे बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं उनका। तो तीसरा ऐड दिया उसमें जो प्रॉफिट कमाया, वो बिजनेस और प्रोफेशन दोनों हो सकते हैं। और चौथा उन्होंने हेड दिया जिसमें इनकम आपको रिटर्न हो सकती है, कौन सी इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन का मतलब है कोई भी असेट जब बेचते हैं, जो कैपिटल असेट है जो बेची है उस पे जो प्रॉफिट कमाया है उसको हम कैपिटल गेन के केस में ले लेते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा शेयर मार्केट में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयरों को बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, खरीदते हैं। तो ये ज्वेलरी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इन पे जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन की कैटेगरी में लाके उसके अंदर इनकम डिक्लेयर करते हैं। आखिरी रेजिडुअल क्लॉज उन्होंने बनाई कि जो इन चारों में नहीं आते, वो अगर इनकम है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, जो रेजिडुअल है, जो बच गया। बचने में से भी कुछ उन्होंने कहा डिविडेंड इनकम जैसे शेयरों पे होती है, जो इंटरेस्ट ऑन एफडीआर पे होता है, या फैमिली पेंशन आती है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। ये 5 हेड हैं जिसके अंदर ये पूरी इनकम को डिक्लेयर करना है रिटर्न भरते हुए।
आपको ये ध्यान रखना है कि ये 5 तरह की इनकम ही है जिसको हमने अंदर कैटेगरी होनी है। पहला वो इनकम है और ये 5 तरह की इनकम में वो डिक्लेयर होनी है। पहले हमने समझा था पर्सन कौन है जिसने रिटर्न एसएससी ये बनाना है, कौन कौन को व्यक्तियों को रिटर्न फाइल करनी है, कर सकते हैं, और कौन कौन सी अब इनकम की बात हो गई, वो बात हो गई। अब आता है क्वेश्चन कौन से साल की इनकम करनी है और कब टैक्स, किस साल में टैक्सेबल होगी। अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स के हिसाब से कि कौन से साल की इनकम है, कब हम टैक्स कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स में जो नया कंसेप्ट है, नॉर्मली आप जब अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर, आपकी बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर्स की किताबें बनाते हैं। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने किताबें बनाई तो उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। किताबें आप बनाते हैं, बुक्स लिखेंगे अकाउंट से फाइनेंशियल ईयर की होगी। देखिए इनकम टैक्स में कोई फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट नहीं है, वहां 2 कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इनकम जो है कमाई हमने प्रीवियस ईयर में, जिस साल में कमाई, उसकी असेसमेंट होनी है असेसमेंट ईयर में। तो उसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वो कैसे होगा। असेसमेंट ईयर 12 महीने का 1 अप्रैल से शुरू होता है, और एग्जाम्पल समझते हैं जब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। ये किताबें बनी 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025 की। ये फाइनेंशियल ईयर भी है और इनकम टैक्स के हिसाब से ये प्रीवियस ईयर भी है, क्योंकि रिटर्न में भी कहीं प्रीवियस ईयर नहीं आता है, रिटर्न में होता है असेसमेंट ईयर, इस साल की इनकम है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, उससे अगले साल, मतलब 1 साल अगला। जैसे 24-25 फाइनेंशियल ईयर है तो अगला साल 25-26 है, तो 25-26 की रिटर्न आप फाइल करोगे। उसमें जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें असेसमेंट ईयर जो लिखना है वो 25-26 लिखना है। और कमाई कौन सी होगी, 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, इसको इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। ये प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये जरा समझने वाली बात है। रिटर्न भरते हुए गलती ना करें, क्योंकि उसमें गलती हो जाती है फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की, वही तो कह वो रहे ध्यान हैं। रखना। हाँ जी सर, क्वेरी है कोई? सर किसी ने गलती से माइक ऑन कर दिया था। अब पहले हमने समझा किस किस को रिटर्न फाइल करनी है, किस हेड में इनकम आएगी, किस साल की इनकम आएगी, किस साल की इनकम कब किस असेसमेंट ईयर में टैक्स होगी। ये बात समझने के बाद अब आता है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो रिटर्न के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो फिल करना है और हमें जानकारी होनी चाहिए, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको रिटर्न के अंदर ये पता भरना पड़ता है उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए कि वो कौन सी कैटेगरी, स्टेटस क्या है उसका, रेजिडेंशियल क्या है। उसके 2 कैटेगरी है इनकम टैक्स के हिसाब से, रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। आपने बड़ा सुना होगा नॉर्मल रहते हैं, ये नॉन रेजिडेंट है, इंडियन है नॉन रेजिडेंट है, बाहर रहता है वो नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट इनकम टैक्स के हिसाब से बाहर रहता है, नहीं हो सकता, उसका अपना फार्मूला है, उसको चेक करने का वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। लेकिन नॉर्मल भाषा में जो हम बोलते हैं जरूरी नहीं हो इनकम टैक्स की भाषा से भी नॉन रेजिडेंट हो, या ये भी है रेजिडेंट आपको दिखता हो वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है इनकम टैक्स की भाषा में, वो हमें ध्यान रखना है। तो रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। रेजिडेंट कैसे पता लगेगा, नॉन रेजिडेंट कैसे देखना है, उसके लिए पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, क्लास है, सेक्शन है जिसको हमने टेस्ट करना है। उसके हिसाब से आपको हर पर्सन का, चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, जितने भी हैं उन सब का आपको देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि रिटर्न में वो भी फिल करना होता है कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमें समझनी है। रेजिडेंशियल स्टेटस से इसका डिटर्मिनेशन होता है कि उसकी कौन सी इनकम हमने रिटर्न पे डिक्लेयर करनी है, या कौन सी इनकम उसकी असेसमेंट होनी है जो उसको भरनी चाहिए। इसके 3 कैटेगरी दी है, रेजिडेंशियल रेजिडेंट स्टेटस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम रिटर्न होती है जो अर्न करी है। पहला कहते हैं जो पैसा रिसीव हो गया, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव, पैसा मिल गया, ये मान लिया जाएगा ये मिल गया उसको, अगर वो इंडिया में मिल जाता है तो वो टैक्सेबल होगा। दूसरा है मिला नहीं है, अक्रू एंड राइज हो गया और डीम टू बी अनक्रू राइज हो गया, या तो उसको मिल गया या मिलने वाला है, मिल सकता है। अक्रू एंड राइज मीन जैसे ड्यू हो गया, आपने कोई रेंट है, जैसे रेंट आपको मिलना है एग्रीमेंट के हिसाब से, अभी मिला नहीं है, आपको बाद में मिला, आपने प्रॉपर्टी बेच दी
पेमेंट आपको बाद में आई, तो अक्रू हो गई, आपको मिली नहीं है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो वो अक्रू एन अराइज और डीम टू अक्रू एन अराइज होगा, इंडिया में हुई। अगर अक्रू एन अराइज आउटसाइड इंडिया हुई तो वो भी ये इंडिया में हुई या बाहर हुई। ये तीन कैटेगरी हैं, इन तीनों को टैक्स करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से। जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम बाहर वाली जो है वो टैक्स नहीं करते हैं। ये इसलिए कैटेगरी बनाई हुई है कि रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल होगी। वो आपको कैटेगरी जब टेस्ट कर लेंगे तो ये इनकम उस हिसाब से डिवाइड हो जाती है। आइडिया मिल जाएगा आपको कि कंसेप्ट क्या क्या है। एसएससी पर्सन, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, हेड ऑफ इनकम मिल गई, फिर बेसिस ऑफ इनकम, ये हमने समझ लिया। अब कंप्यूट कैसे करते हैं हम इनकम, जिसको हमने रिटर्न फाइल करनी है तो इनकम कंप्यूट कैसे करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट होता है ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। ग्रॉस इनकम मीन्स ग्रॉस जो मेरे को पैसा मिला, ग्रॉस जो अर्न कर लिया, उसको से खर्चे जब कम कर देता हूँ तो नेट इनकम होती है। तो खर्चों को अलाउ करने के बाद ही मेरे को इनकम में रिटर्न करनी होती है, वो नेट इनकम कहलाती है। लेकिन आप जब इनकम टैक्स के रिटर्न में देखेंगे तो कॉलम दो कंसेप्ट नए आते हैं। वहां लिखता है ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जितने हमने ऐड पढ़े, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन सब का जब टोटल कर देते हैं हेड वाइज इनकम निकालने के बाद, उसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो रिटर्न में आप देखेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम का नाम आता है। उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती हैं, चैप्टर 6 के हिसाब से बोलते हैं। वो डिडक्शन जब कर देते हैं तो उसके ऊपर जो बैलेंस मिलता है उसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर फाइनली टैक्स देना होता है। दैट इज फाइनल वन, जिसमें हमें टैक्स देना है। रिटर्न में कंसेप्ट समझना है। अब इनकम दो तरह की होती है, एक इनकम तो है जिसको टैक्स होना है, एक इनकम जो एग्जम्प्ट होती है। मीन जिस पे इनकम तो है, पर्टिकुलर हेड में इनकम भी है, बट उसको टैक्स नहीं करना है, टैक्स नहीं होना है। तो जो टैक्स ना हो उसके लिए एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर 3 है, जिसमें सेक्शन 10 की भाषा बोलते हैं। सेक्शन 10 है, 10 के अंदर सारे तरह के ये एग्जाम्पशन दी हुई है कि कौन कौन सी इनकम जो एग्जाम्प्ट है वो उसको टैक्स नहीं करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कोई इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट आपको, पीपीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्स नहीं होना है, तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। जहाँ आपको ग्रेजुटी किसी को मिली है रिटायरमेंट पे, उसको टैक्स नहीं होना है, वो वहां लिखा हुआ है। जहाँ प्रोविडेंट फंड मिला है रिटायरमेंट पे, उसको टैक्स नहीं होना है, उसमें वहां लिखा हुआ है। ये सारे चैप्टर जहाँ जहाँ एग्जाम्प्ट है, मीन वो टैक्सेबल नहीं है, वो यहाँ पर लिखे होंगे जो एग्जाम्प्ट इनकम है। रिटर्न में एग्जाम्प्ट इनकम भी दिखाते हैं हम, वो कॉलम है जिसमें आपको ये दिखाना है कि ये टैक्सेबल नहीं एग्जाम्प्ट इनकम है। तो वो चैप्टर 3 है जिसमें वो डिटेल लिखी हुई है कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है, और इनकम जो टैक्सेबल है वो नॉन, जो टैक्सेबल है एग्जाम्प्ट नहीं है वो टैक्सेबल है। ये इस तरह से बेसिक्स ये बना हुआ है समझने के लिए। अभी हमने समझा था ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। अब जैसे सैलरी है, सैलरी में से भी कुछ डिडक्शन मिलती है। सैलरी में जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, आपको 50,000 75,000 जैसे है, पहले 50 था, 75,000 पे जो सैलरी ग्रॉस सैलरी आएगी मिली एम्प्लॉय को, उसमें से अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन कम कर देंगे 75, तो जो नेट इनकम आई उसकी सैलरी हेड में, वो टैक्सेबल वो लेंगे हम। जो अभी एड वाइज समझा था हमने, सैलरी इनकम के अंडर ले लेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी समझा था हमने, जो रेंटल इनकम है। तो रेंटल इनकम के अगेंस्ट भी कुछ खर्चे अलाउड होते हैं। वो है अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हाउस टैक्स दिया हुआ है तो वो कम हो जाएगा। उसके अलावा 30% जो नेट रेंट आया, मींस रेंट माइनस हाउस टैक्स पे 30% का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये भी एक तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और इसके अलावा अगर घर, जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट की हुई है, उसके ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, तो उसका जो ब्याज है अगर वो पे कर रखा है तो वो भी उसका रेंट में से कम हो जाता है। तो ये रेंट ग्रॉस आया, तो टैक्सेबल नेट होना है, तो उसमें से क्या क्या कम हो जाएगा। हाउस टैक्स कम हो जाएगा, 30% का स्टैंडर्ड एक्शन मिल जाएगी, और उसके बाद अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट उसमें से कम हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं, उसकी इनकम में करते हैं। तो टोटल में से सेल होती है, टर्नओवर आती है कि आप अकाउंट्स में समझ ही लिया होगा आपने। नेट प्रॉफिट बिजनेस में आता है, नेट प्रॉफिट के लिए आपको जो सेल है, रसीट है, उसमें से खर्चे कम करने हैं। और उसके बाद अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट उसमें से कम हो जाएगा। ऐसे ही बिजनेस और प्रोफेशन की बात करते हैं, उसकी इनकम में करते हैं। तो टोटल में से सेल होती है, टर्नओवर आती है कि आप अकाउंट्स में समझ ही लिया होगा आपने। नेट प्रॉफिट बिजनेस में आता है, नेट प्रॉफिट के लिए आपको जो
उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन वगैरह कम करके जो फाइनल बचेगा उसके ऊपर वो इनकम आपकी बिजनेस इनकम होगी। कैपिटल गेन में हमने समझा था क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है। जो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन में क्या होता है अभी समझा था हमने कैसे कैसे होता है। जैसे शेयर बेच दिए, म्यूचुअल फंड बेच दिया आपने, ज्वेलरी बेच दी, तो जो जितने का ग्रॉस का बेचा और उसमें से जो आपने खर्चा पहले किया था, मीन्स उसको खरीदने के लिए जो खर्च किया था वो कम कर देंगे। और उसके अलावा दो एग्जम्पशंस और देते हैं कि अगर उस बेची हुई प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट आया है उसमें से कोई घर ले लिया हो या कोई बॉन्ड ले ले, तो उसमें भी कोई एग्जम्पशन मिल जाती है। कंडीशंस हैं वो देखनी पड़ती हैं, वो एक ध्यान रखना होता है बस। अदर सोर्स जैसे कहते हैं, हमने सोचा था रेजिडुअल क्लॉज में जैसे अदर सोर्स है, अदर सोर्स के अंदर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। वो फैमिली पेंशन के लिए वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जैसे सैलरी में मिलती है ऐसे फैमिली पेंशन के अगेंस्ट डिडक्शन मिल जाती है। तो हमने अभी समझा ग्रॉस वाली इनकम क्या थी, अब नेट वाली इनकम नहीं, अभी ये क्या क्या डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा जब हमने समझा था पहले शुरू में बताया आपको कि टोटल इनकम, टैक्स टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बोला था और टैक्सेबल इनकम बोला था। उन दोनों के बीच में जो डिडक्शन मिलती है वो चैप्टर 6A की है। वो डिडक्शन किस तरह की होती है आप नॉर्मली सुना हुआ होगा। नॉर्मली बात करते रहते हैं ना, बड़े भी बात करते हैं जब डिस्कशन होती है, भाई आप LIC ले लो, PPF में जमा करा दो, NSC ले लो, उसका आपको ना इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। तो ये वो उस तरह का रिबेट है, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में से कम हो जाता है। अगर आपने LIC ले रखी है अपनी, FSC ने ले रखी है जो उसकी वाइफ की है या बच्चों की है, और PPF में अपने नाम जमा करा दिया या वाइफ के नाम या बच्चों के नाम करा दिया, इसी तरह की लिमिट है, उसमें ये डिडक्शन मिल जाती है। इसी तरह कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है किसी ने, तो मेडिक्लेम पॉलिसी के हिसाब से उसको डिडक्शन मिल जाती है 25,000 50,000, वो लिमिट के हिसाब से देख ली जाएगी। इसी तरह कोई डोनेशन देता है कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो 50% या 100% की डिडक्शन मिल जाती है। वो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर फंड में देते हैं तो 100% मिल जाती है, चीफ मिनिस्टर फंड में देती है तो 100% मिल जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं तो 100% मिल जाती है, नहीं तो बाकियों को जो देते हैं ट्रस्टों को तो 50% के आस ही मिलती है। तो इस तरह की ब्रॉडरली डिडक्शंस भी मिल जाती हैं। पहले हमने समझ लिया इनकम कैसे कंप्यूट होनी है, अब आता है टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। पहले किसको रिटर्न फाइल करनी थी ये समझ लिया, कौन कौन के व्यक्ति हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है, फिर किस साल की इनकम थी वो बात करी हमने, किस पीरियड की इनकम करनी है वो आ गई, किस किस हेड में इनकम आती है वो बात करी, फिर उस हेड के अंदर से क्या क्या खर्चे मिल सकते हैं वो बात करी, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, फिर नेट इनकम आ गई, जो फाइनल इनकम आ गई वो टैक्सेबल इनकम हो गई। एग्जाम्प्ट इनकम अलग कर दी, टैक्सेबल इनकम अलग कर दी। अब जो इनकम आ गई उसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। फाइनली हमें क्योंकि रिटर्न भरनी क्यों है, यही तो है, इनकम के ऊपर टैक्स देना। तो टैक्स अब आया, पहले हमने सारा होमवर्क कर लिया कि ये मेरी इनकम आ गई, उसके ऊपर अब ये टैक्स करना है। तो टैक्स के भी दो तरह के रेट है इनकम टैक्स के अंदर, एक नॉर्मल रेट है एक स्पेशल रेट है टैक्स में। नॉर्मल रेट जो है कम फर्म के केस में 30% है, कंपनी के केस में चार तरह के रेट है, 15%, 22%, 25, 33, 30। ये समझने वाली बात है, जब देखेंगे आप कौन से वाला है वो स्पेशल कैटेगरी देखेंगे। फॉरेन कंपनी है उसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। हाँ, अब नॉर्मल रेट में अगर देखते हैं इंडिविजुअल के केस में और HUF के केस में एक स्पेशल रेट दिए हुए हैं। ये तीन तरह की कैटेगरी में रेट बांटे हुए हैं। ये नॉर्मल रेट है, इसको कहते हैं जनरल रेट। तो इसके अंदर कैटेगरी बनाई हुई है जो 60 साल से उम्र में कम के लोग हैं, 60 और 80 के बीच के लोग हैं, या 80 के ऊपर के रेट हैं। तो उनके लिए जो स्लैब्स हैं जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो अलग अलग स्लैब है तीनों का, ये चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा। जैसे 2.5 लाख की इनकम है, तो 2.5 लाख की इनकम पे तीनों तरह की कैटेगरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और 2.5 लाख से 3 लाख के ऊपर जो टैक्स है, अगर वो 60 साल से उम्र के कम के लोगों का है तो वो 5% है, बाकी दोनों के लिए नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के लिए 5% है, 60 से 80 वालों के लिए 5 है, लेकिन 80 से ऊपर वालों के लिए नहीं है। ऐसे ही बाकी सब रेट सेम है, कॉमन है।
तो मिनिमम वाले स्लैब में डिफरेंस है। अब ये ओल्ड रिजीम कहलाता है, पुराने लोग सिस्टम से जो चल रहे थे। अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ, न्यू रिजीम बोलते हैं। ये आजकल यही चल रहा है। अगर न्यू रिजीम में आप चलेंगे तो न्यू रिजीम की बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि आपको, आप बजट में भी सुना होगा, अखबारों में भी लिखा हुआ आता है, जब आप बजट आता है कि 7 लाख की इनकम तक की कोई इनकम टैक्स नहीं होगी, या अभी इस बजट में आया 12 लाख तक की इनकम की कोई टैक्स नहीं होगी। तो वो इस वाले सिस्टम के हिसाब से वो 12 लाख की लिमिट है। वो 12 लाख की लिमिट अगले साल से है, असेसमेंट ईयर 26 तारीख से है। और 7 लाख वाली 25-26 के लिए है। उसकी कैलकुलेशन के स्लैब है, ये स्लैब समझने वाले के स्लैब होते हैं। फिर उसमें स्लैब में से एक रिबेट मिलती है 87 की, जिसमें से रिबेट निकालेंगे तभी वो 7 लाख की इनकम तक का एग्जाम्प्ट होता है। इस ड्यू रिजीम के साथ जब कैलकुलेट करते हैं आप, तो कुछ डिडक्शंस आपको नहीं मिलती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो आपको नहीं मिलनी है। जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्लियरली समझ आता है। ये स्लैब मैंने पहले 25-26 वाले लिखे थे, अब ये 26 तारीख जो 12 लाख की बात कर रही है कि 12 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट रहेगी, उसमें रिबेट देके ये स्लैब बन जाएंगे। अब जनरल रेट की बात करी थी हम, स्पेशल रेट की भी बात है। कुछ रेट ना स्पेशल है, जिससे जनरल रेट की बात के अलावा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी होता है। जैसे कैपिटल गेन है, उसके स्पेशल रेट है। कैपिटल गेन के ऊपर जैसे लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म, दो तरह की कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई है। जब लॉन्ग टर्म 2 साल से ऊपर शेयर कुछ चीज होल्ड करते हो, या 1 साल से ऊपर करते हो, या 3 साल से ऊपर करते हो, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होती है, बाकी सब शॉर्ट टर्म होती है। जैसे अभी सुना होगा आपने, शेयर बेचते हैं या आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसमें 12.5% टैक्स रेट है। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला हो गया। और लॉन्ग टर्म बाकी जो है, पहले 20% होते थे। देखिए रेजिडेंट्स के लिए कुछ लिया हुआ है कि आप इंडेक्स और विदाउट इंडेक्स करें, तो 20 और 12.5 का एक डिफरेंस है। ये टैक्स रेट है, समझने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं बहुत क्लियरली लिखा होता है उसके अंदर, कॉलम भी देख सकते हैं आप। ये टैक्स हो गया, इसके अलावा सरचार्ज होता है। इनकम होगी, उसके बाद टैक्स निकाला, उसके ऊपर सरचार्ज लगा। सरचार्ज के स्पेशल रेट है, अलग अलग इनकम स्लैब के हिसाब से आपको सरचार्ज देना होता है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये आता है टैक्स कैलकुलेट कर लिया मैंने, पहले मैंने इनकम कैलकुलेट कर लिया, टैक्स कर लिया, जनरल है या स्पेशल है, टोटल टैक्स निकल आया। अब टैक्स आने के बाद उसको जमा भी कराना पड़ता है, रिटर्न से पहले आपको टैक्स भी जमा कराना है। क्या रिटर्न के साथ जमा कराना है? नहीं, आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मींस प्रीवियस ईयर में ही टैक्स जमा कराते रहना है। टीडीएस आपने पढ़ा था, पहले टीडीएस कट जाता है, जो टीडीएस के अलावा शॉर्टफॉल पड़ गया वो आपको एडवांस टैक्स के रूप में देना होता है, कि ड्यूरिंग द ईयर ही आपको सारा टैक्स पे करना है। उसके 4 स्लैब हैं, 4 बार आपको, सरकार ने कहा 4 बारी में आपको इंस्टॉलमेंट वाइज एडवांस टैक्स देना है। वो लिमिट है, जब आपकी टैक्स कितना हो वो उसकी लिमिट है, कि आपकी अगर टैक्स 10,000 से ऊपर बन रहा है, या आपकी बिजनेस नहीं है, सीनियर सिटीजन है, वो अलग कैटेगरी है। लेकिन एडवांस टैक्स जब देना है तो 4 तरह से देना है। जब आप अकाउंट्स लिखते हो तो ये ध्यान रखना है कि हर क्वार्टर में आपने देखना है कि टैक्स जमा होना है तो हो गया कि नहीं हो गया। जैसे एडवांस टैक्स है 15% जाना है 15 जून तक, 45% टोटल जमा होना है 15 सितंबर तक, 75% जमा होना है 15 दिसंबर तक, और 100% जमा होना होता है आपका 15 मार्च तक। मीन्स फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही ये पूरा पैसा जमा होना होता है। अगर वो टैक्स अगर कोई शॉर्टफॉल पड़ गया, जो अगर टैक्स एडवांस में नहीं जमा कराए, तो आप रिटर्न के साथ जब जमा कराते हैं तो वो जो टैक्स जमा होता है उस टैक्स को हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। वो अलग, पहले वाला एडवांस टैक्स था जो रिटर्न के साथ पहले जमा होता है, एडवांस टैक्स के बाद, मींस प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद जो पैसा जमा होता है उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। अगर मान लो ये टैक्स हमने टाइम पे नहीं जमा कराया, पूरे साल में नहीं जमा कराया, और सेल्फ असेसमेंट में जमा कराते हैं, तो जब जब ये डिले होता है तो उसके लिए ब्याज देना पड़ता है, उसका ब्याज लगता है। तो ब्याज के एक सेक्शन भी हैं, 234A, 234B, 34C। ये अलग अलग तरह के 3 तरह के ब्याज हैं जो देने पड़ते हैं। उसमें आप फॉर्म में लिखा होता है 234, 234C। मीन्स अगर ये 15%, 45%, 75%, 100% नहीं जमा हुआ पूरे साल में, या लेट जमा हुआ,
तो उसका जो ब्याज है वो सेक्शन सी में जाएगा। अगर पूरा मार्च में नहीं जमा हुआ है तो अप्रैल के बाद जमा कराया तो वो बी में जाएगा। और ये इस तरह से ब्याज लगता है अगर लेट जमा कराया, और अलग अलग सेक्शन में लगता है। अब बिजनेस इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के हिसाब से आप उसको देख लेंगे। अब आ गया, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया इनकम, फिर कैलकुलेट कर लिया टैक्स, फिर जमा करा दिया टैक्स। अब करना है, रिटर्न फाइल करनी है। अब फाइनली जिसके लिए आज हम बैठे हैं कि रिटर्न फाइल होनी है। रिटर्न फाइल होनी कैसे है? वो रिटर्न बननी है, एक रिटर्न फॉर्म होता है। रिटर्न फॉर्म में ये जो चीज हमने अभी डिस्कस किया, एसएससी का नाम है, उसका असेसमेंट ईयर क्या है, उसका पैन क्या है, उसकी कौन से हेड में इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, ये सब निकाल के हम फिर जमा करा दिया टैक्स। उसके बाद हम रिटर्न बनाने बैठ गए। अब रिटर्न में बनाया, जो रिटर्न हम डिक्लेयर करते हैं और फाइल करते हैं, वो ये मानते हैं कि सेल्फ असेसमेंट है। मीन्स जो रिटर्न हमने जमा कराई वो सेल्फ असेसमेंट मीन अपने आप हमने असेसमेंट करी और उसकी रिटर्न बना के फाइल कर दी। अब होता है किसको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है? अब हर एक को रिटर्न फाइल करनी जरूरी है जिसकी इनकम है, या सब? जिनको किनको करनी है? जिनकी इनकम मिनिमम स्लैब से कम हो उनको करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने स्लैब देखा था अभी, स्लैब के हिसाब से 3 लाख की इनकम, 2.5 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम, ये हमने देखी। तो जिन स्लैब से अगर नीचे की इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। स्लैब से ऊपर है तो उसको रिटर्न फाइल करनी है, ये ध्यान रखना। अब ये रिटर्न फाइल कब करनी है, हाँ, इसका टाइम भी पता होना चाहिए। रिटर्न फाइल करने के लिए अलग अलग टाइम है। ऐसे ही जिनका ऑडिट होता है उनकी रिटर्न का टाइम अलग है, जिनका ऑडिट नहीं होता उनका अलग है। जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है और ऑडिट नहीं होता उनका टाइम जुलाई में है, रिटर्न फाइल करनी है। बाकी उनका सितंबर है, ऑडिट वाला अक्टूबर है, और नवंबर है। अलग अलग कैटेगरी है। तो हमें ये ध्यान रखना है टाइम के हिसाब टाइम पे फाइल करनी है। पैन नंबर आपके पास हो या आधार पे बेस पे भी रिटर्न फाइल हो जाती है। और पैन आधार के साथ लिंक होना जरूरी है। अगर पैन आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ओटीपी आता है, तो ओटीपी आना जरूरी है, और नहीं होता तो पेनल्टी भी लगती है। आधार लिंक नहीं है, रिटर्न तो फिर भी फाइल कर सकते हैं आप ऑनलाइन फाइल करके साइन करके रिटर्न को आप बेंगलोर भेज सकते हैं सीपीसी के पास। साइन करने के बाद वो भी ऑप्शन है, बट बेटर है आपका लिंक हो जाए, करा लेना चाहिए। अब बहुत सारी रिटर्न के कैटेगरी फॉर्म्स हैं, उनको पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद ही अपलोड होता है, नहीं तो अपलोड होता ही नहीं है। अब ये आता है फॉर्म कितने तरह के हैं। ये 7 तरह के फॉर्म हैं जो फॉर्म रिटर्न में फाइल करने होती है। आईटीआर का फॉर्म 1 है, जो सहज के नाम से जाना जाता है। और ये नॉर्मली रेजिडेंट्स के लोग हैं, जो इनके इंडिविजुअल लोग हैं उनके लिए है, जिनकी सैलरी इनकम है और एक घर है। एग्रीकल्चर इनकम कम हो, पेंशन और इनकम फ्रॉम अदर्स हो, छोटे छोटे इनकम है, उनके लिए सहज फॉर्म है। फिर आईटीआर फॉर्म नंबर 2 है, जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। जो फॉर्म 1 नहीं भर सकते उनको फॉर्म 2 में फॉर्म रिटर्न फाइल करनी होती है। फॉर्म 3 में जब बिजनेस इनकम आ जाती है तो 2 की जगह फॉर्म 3 फाइल होना होता है। 4 सुगम फॉर्म है, जिसमें प्रेजेंटिंग इनकम की लोगों की रिटर्न जाती है, वो फाइल होता है। 5 में फर्म का रिटर्न की फाइल होती है। 6 में जो कंपनियां हैं उनकी रिटर्न फार्म होती है, और 7 जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिटर्न फार्म होती है। ये 7 फॉर्म है, इनमें फाइल करनी है। जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं और क्राइटेरिया देखते हैं कि वो एसएससी कौन है, उसके हिसाब से इनकम और पर्सन के हिसाब से रिटर्न सिलेक्ट की जाती है, उसके हिसाब से होती है। अब फॉर्म फिल कैसे करना है, आपको डाउनलोड करना होता है। आप यूटिलिटी फॉर्म है, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे यूटिलिटी है, आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल फॉर्म में भी आता है और दूसरे फॉर्म में भी आता है। एक्सेल में इजी होता है थोड़ा। आप यूटिलिटी डाउनलोड कर लें, उसको फिल कर लें, और फिर उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रिटर्न बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। उसके लिए डाउनलोड करना है आपको फॉर्म 26 CS।
इसके अंदर आपको डिटेल मिल जाती है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, अदर ट्रांजेक्शन कितनी है। आप टीडीएस की डिटेल 26S में भी आती है, टीसीएस की भी आती है, और आपके पास चालान भी होते हैं, एंट्रीज भी होती है। एक आता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम और आता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये भी डाउनलोड करना चाहिए रिटर्न फाइल करने से पहले। कि 26CS भी होना चाहिए, TIS भी और AIS, ये तीनों देख के आपको ये पता लग जाता है कि उस पर्सन ने, जो पर्सन जिसकी आप रिटर्न बना रहे हैं, उसकी और कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो उसके पैन पे दिख रही हैं, जो उसको दिखी है, हो सकता है आपके अकाउंट में ना आ रही हो, या वो एसएससी आपको नहीं बता रहा हो, तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बेची, आपको बताया ही नहीं, तो AIS में वो आ रहा हो, प्रॉपर्टी उसने बेची है या खरीदी है, रजिस्टर्ड हो रही होगी। ऐसे ही शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही होती है, तो वो आपको पता लग जाएगा। 26S में से TDS देखेंगे तो उससे ये पता लग जाता है इसकी ये इनकम है जिसपे TDS कट चुका है। हो सकता है वो पैसा मिला भी ना हो, लेकिन उसका TDS कटा है। इसका मतलब जैसे बैंक का FDR है, वो FDR है आपकी 5 साल की है, वो 5 साल बाद मिलनी है, हर साल तो मिलती ही नहीं है, लेकिन ब्याज पे TDS वो हर साल काट रहा है, तो उसको आपको पता लग जाएगा TDS कट गया है, तो रिटर्न बनाते हुए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिटर्न बनाने से पहले, कि आप 26CS, TIS और AIS जरूर निकालें। आप रिटर्न बना गई तो साइन कौन करेगा? जिसकी रिटर्न है वो करेगा। कंपनी है तो कंपनी का डायरेक्टर करेगा, MD करेगा। पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर करेगा। तो जिसको जिसकी रिटर्न है उसमें से अथराइज पर्सन है वो करेगा, या जिसकी अपनी रिटर्न है वो करेगा। अब साइन कैसे करने हैं ये भी इशू आता है, हार्ड कॉपी तो जाती ही नहीं है, अब ऑनलाइन फाइल होती है। ऑनलाइन फाइल में साइन कैसे करें? और जिनके टैक्स ऑडिट होते हैं उनके तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, जिनके टैक्स ऑडिट नहीं होते हैं तो OTP के थ्रू वो साइन हो जाते हैं। OTP आता है, मीन्स अप्रूवल दे दी आपने, उसके थ्रू फाइल हो जाती है। अब वो रिटर्न फाइल कहाँ करनी है? रिटर्न फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आपको अपलोड करनी होती है, और अपलोड करते हैं रिटर्न जब, तो पोर्टल पे जाके अपलोड करनी है। अगर आप रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते तो क्या होगा? तो उसके लिए आपको एक फीस लगती है, लेट फाइलिंग का फीस की, और टाइम पे नहीं कर पाते तो फिर फाइल भी नहीं हो सकती। फाइनेंशियल ईयर की, एक फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न मैक्सिमम 9 महीने के अंदर अंदर फाइल होनी है। जैसे अभी बात कर रहे हैं मार्च 25 वाली रिटर्न, मार्च दिसंबर 25 के बीच बीच में फाइल हो सकती है। उसके बाद वो फाइल इस तरह नहीं होगी, नॉर्मल रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद वो अपडेटेड रिटर्न की तरह होती है, उसमें फीस भी लगती है, पेनल्टी भी लग सकती है, और प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो। अब रिटर्न के कितने तरह की हो सकती है? एक, जब हम अपनी आप करते हैं और टाइम पे करते हैं तो उसको वॉलंटरी कहते हैं, ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं। अगर मान लो टाइम पे रिटर्न फाइल हो गई लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, उसको ठीक करना है, तो उसकी मतलब रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। और लेट फाइल करी तो उसको बिलीटेड रिटर्न बोलते हैं। और अगर मान लो जैसे अभी एग्जांपल दिया, दिसंबर तक आप फाइल नहीं कर सके, तो उसमें अपडेटेड रिटर्न बोलते हैं। तो अगले 4 साल तक की, अगले 4 साल, 5 साल, 4 साल तक की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न। लेकिन उसमें एडिशनल टैक्स लगता है, ईयर के हिसाब से कितना कितनी इनकम लेट करेंगे उतना उतना एडिशनल टैक्स आपको, और इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा। ये बैकग्राउंड है मोटा मोटा, जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन रिटर्न बनाने के लिए। अब आप कोई कोई क्वेश्चन हो तो उसको ले लेंगे। मेरे को 50 मिनट में लगा था, 50 मिनट में कंप्लीट करें। क्वेश्चन आंसर कुछ हो तो वो ले सके। अभिषेक जी क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, कुछ किसी के क्वेश्चंस हैं तो। प्लीज आप सभी, अगर आपके कोई प्रश्न हैं या क्वेश्चंस हैं इस सेशन के रिगार्डिंग इनकम टैक्स से जुड़े, तो आप प्लीज पूछिए, भेजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल? हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे किसी ने बिजनेस किया हुआ है और उसके हाँ हाँ। बिजनेस में लॉस हो गया है, मतलब प्रॉफिट में नहीं जा रहा है बिजनेस, तो सर उस कंडीशन में क्या रहेगा उनका, किसने क्या उसको आइडिया खुद ही आवाज भरना हो? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही मैम, थोड़ा।
सर मैं कह रही हूँ जैसे अभी आ रही है सर, एक मिनट। आप चार्ट में डाल देंगे, चार्ट में है कुछ? हाँ सर, अभी आएगी सर, आ रही है अभी आवाज? अब ठीक है। हाँ सर, मैं ये कह रही थी जैसे कोई बिजनेस कर रहा है और हाँ उसके हाँ, बिजनेस को लॉस हो रहा है काफी ज्यादा, उसको प्रॉफिट में उसका ठीक है। बिजनेस आ रहा है, तो सर क्या उस कंडीशन में उसको इनकम टैक्स अपना देना होगा, फाइल भरनी होगी? क्लास क्या इनकम टैक्स रिटर्न? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। देखिए, इनकम उन्होंने बोला इनकम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न है, फाइल करनी है, क्या टैक्स देना ही पड़ेगा इवन के मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना जी आपका? जी देखिए, सर। जो लॉस है उस पे टैक्स तो नहीं लगेगा क्योंकि इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन लॉस के रिटर्न आप फाइल करेंगे, वो लॉस आपको अगले सालों में अगर प्रॉफिट होता है, 8 साल तक वो लॉस सेटअप मिल जाएगा, तो लॉस अगले सालों में वो इनकम पे कम पे टैक्स देना पड़ेगा। करंट ईयर में कोई टैक्स नहीं देना अगर आपको लॉस है। ओके, ठीक है थैंक यू। फरज जी? जी जी सर, थैंक यू। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो? अभिषेक जी, एक यस सर। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मैं। हाँ सर, श्योर सर। अ, नमस्कार सर, मैं संदीप चावला बोल रहा हूँ। नमस्कार संदीप जी। मुझे आपसे हाँ नमस्कार सर, मुझे आपसे पूछना था, ये जो न्यू टैक्स रेजिमेन है इसमें हाँ, अ, अ, शायद कुछ चेंजेस हैं, तो जैसे हाउसिंग लोन पे जो रिबेट मिलती थी उसमें ये रिबेट नहीं मिलती क्या? नहीं, हाउसिंग लोन पे ऊपर वो रिबेट में कोई फर्क नहीं है, न्यू रिजीम में जो ओल्ड रिजीम में उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप न्यू में जाएं या नो ओल्ड में जाएं, हाउसिंग लोन जो है उसका आप जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम की इनकम में जो कैलकुलेट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, थैंक यू। सर अगर कोई कंपनी कोर्ट के द्वारा मतलब इंसॉल्वेंट घोषित की जाती है तो उस पे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा ना? थोड़ा आवाज थोड़ा क्लियर करें। सर अगर कोई कंपनी है और कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है तो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा? एक बार इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज अपने आप को। सर आई एम निशांत फ्रॉम नोएडा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोर्ट ने किसी कंपनी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है तो उस पे तो फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा ना? अभिषेक जी, आप सुन पा रहे हैं तो रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। सर निशांत जी का क्वेश्चन ये है कि मान लो किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, तो क्या उसे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? क्या कर दिया है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने। इंसॉल्वेंट? दिवालिया। नहीं, अगर किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो वो तो कैपेसिटी तो पे ही नहीं है ना उसकी, तो इनकम टैक्स किस चीज पे करना है? ओके सर, नहीं पे। क्वेश्चन अगर वेरीफाई कर दें थोड़ा सा दोबारा। किसी का कोई और क्वेश्चन और पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, माय नेम इज फरहत। सर जैसे कोई किसी ने कंपनी अपनी स्टार्ट करी है हाँ जी। और उसने लोन लिया हुआ है, मान लीजिए 10 लाख का लोन ले रखा है, और अभी वो बिजनेस तो कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी आने लगा है, तो सर बट उसको तो लोन का अपना अमाउंट पे भी करना है, तो सर इस कंडीशन में क्या रहेगा टैक्स का? देखिए, लोन लेके बिजनेस कर लिया तो एक कैपिटल की तरह है, जो हमें अभी बात करी थी कि इनकम कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस की इनकम पे टैक्स होगा, और इनकम क्या होती है वो हमने जैसे ही आपने अकाउंटिंग सीखी होगी, तो अभी अकाउंटिंग में एंट्री डालते हैं तो आपको बताया होगा कि इनकम में कौन से हेड आते हैं, एक्सपेंस में कौन से आते हैं। आपने एनालिसिस करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी, ठीक है? जी। आपको
डिस्कस किया है ना, ये टॉपिक आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। जो प्रॉफिट एंड लॉस के एंटर में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम का हेड आ गया और एक साइड पे एक्सपेंसेस आ गए। तो जब लोन लिया है वो एक्सपेंस का हेड नहीं है, वो मेरा कैपिटल एसेट, मेरी लायबिलिटी है। लेकिन जो इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया है मैंने, वो मेरा एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस आ जाएगा, और रेवेन्यू के अगेंस्ट जो भी आपने टर्नओवर है उसके अगेंस्ट एक्सपेंस सेटअप हो जाएगा, और उसके बाद जो नेट बनेगा उस पर टैक्स देना है आपको। लोन के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर जो आपके प्रेजेंटेशन में 44 AD और 44 ADA है, वो क्या है सर? वो मुझे समझ नहीं मैं आया। बताता हूँ, ये ऐसा है, जो रिटर्न फॉर्म के हिसाब से मैंने बताया था कि 44 AD और 44 ADD AAD है। 44 AD है, जैसे भी एक बिजनेस इनकम किसी की है, तो उसके लिए वो रिटर्न फॉर्म है, वो एक प्रेजेंटिव टैक्स की बात करता है। प्रेजेंटिव टैक्स के प्रोविजन है, उसमें एक आता है कि बिजनेस का है और एक प्रोफेशन का है। तो डिपार्टमेंट ये मानता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिनका ऑडिट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको मिनिमम इनकम इतनी दिखानी है जो मान लो ऑडिटेबल लिमिट से कम है, उसकी ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर। जैसे तो 1 करोड़ से जैसे कम है और प्रोफेशनल है तो 50 लाख से कम है। अगर उसकी रिसीट और टर्नओवर उससे कम है, और वो कहलाता है स्पेसिफाई बिजनेस आ गया उसका, स्पेसिफाई एसेट आपकी इनकम है, उसमें अगर वो है, उसको मिनिमम इनकम टैक्स देना है, ये माना जाता है। जैसे बिजनेस की बात करते हैं 44 AD के अंदर, तो उसको जो उसकी टर्नओवर है, उसका जो प्रॉफिट है, जैसे उसने कैश बिजनेस करा है तो 8% का, और चेक से बिजनेस किया है तो 6% का। मिनिमम टैक्स उसका इनकम इतनी आनी चाहिए। अगर उससे कम आ रही है तो या तो वो ऑडिट कराए या उस पे टैक्स दे दे, ये ऑप्शन दी है। तो 44 AD कहता है, प्रेजेंटिव टैक्स की बात करता है बिजनेस वालों के लिए। और ऐसे ही प्रोफेशनल के लिए है, अगर उसकी रिसीट प्रोफेशनल की इनकम टैक्सेबल नहीं है और वो प्रॉफिट 50% से कम दिखा रहा है, 50% से अगर कम दिखाता है, तो या तो वो ऑडिट कराएगा या 50% में टैक्स देगा। ये 2 सेक्शन है जो अभी आपने बात करी, जो हमने मेरी प्रेजेंटेशन में रिटर्न फॉर्म में आया था, डिस्कशन में नहीं था, क्योंकि ये डीप वाली डिस्कशन है। अभी मुझे इंट्रोडक्शन वाली बात कही गई थी, इंट्रोडक्शन में यही था। बाकी आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा थे, ध्यान से मेरी प्रेजेंटेशन भी देखी और क्वेश्चन भी पॉइंट किया। आपको शायद क्लियरिफाई हो गया होगा कानू जी। यस सर। यस सर, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। Any other question? Okay, I think we don't have any questions. सर हाँ जी निशा जी प्लीज। सर अगर कोई बिजनेस है और उसने इनकम इनकम टैक्स की पेमेंट ज्यादा कर दी है, तो सर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो पेमेंट रिफंड कैसे कराएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा गया कि अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स तो था ज्यादा जमा हो गया, या गलती से जमा हो गया या वैसे ही जमा हो गया, दोनों ही तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने इनकम थी तो उससे टैक्स मेरा TDS ज्यादा कट गया, या एस्टीमेट इनकम के हिसाब से मैंने एडवांस टैक्स ज्यादा दे दिया, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न के अंदर नॉर्मल इनकम डिक्लेयर करेंगे, जो टैक्सेस हैं उसको दिखाएंगे, और जो एक्सेस टैक्स है जमा हुआ है उसका रिफंड क्लेम करेंगे रिटर्न के अंदर। ठीक है निशा जी। ओके सर, थैंक यू। ओके। कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो? Okay, then let's wind up. So thank you, sir, for dwelling into so much depth and with clarity of basic of income tax return. And now सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड के लिए हम साथ में एक फोटो ले सकें। इन द मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में अपने नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट के साथ डाल दीजिए।
और आगे हम सेशन के कंक्लूडिंग रिमार्क्स की ओर बढ़ते हैं, जिसे देने के लिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी संदीप चावला सर हमारे साथ हैं। सो ओवर टू यू सर प्लीज। तो आज का सेशन के लिए मैं सीए बलदेव राज जी को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा। उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में हमें सारी टैक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दी। आपका 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हम लोगों को 1 घंटे में मिल गया, एक कैप्सूल के फॉर्म में। आपने बेसिक्स से लेके एसएससी, टाइप्स ऑफ इनकम, डिडक्शंस, इनकम टैक्स रेजिमेंट्स, देन टैक्स स्लैब्स, टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स की डेट्स और हाउ टू फाइल द रिटर्न बताया। और ना सिर्फ बताया, आपने टाइमिंग्स भी बताए कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं। आपने बहुत बेसिक और बट बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपको रिटर्न कैसे भरनी है और रिटर्न कैसे साइन करना है और कैसे पोर्टल पे जाना है। ये इवन माइन्यूट डिटेल्स बताए हम सभी को, जिससे आई थिंक प्रैक्टिकली हम सब ने बड़ा गेन किया। और जो कई बार हम माइनर मिस्टेक्स अपनी रिटर्न के लिए भी करते हैं, उसमें भी हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे और हम ये नॉलेज अपने और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलिग्स के साथ भी शेयर कर पाएंगे। पर्सनली हम सब ने इस सेशन से बहुत गेन किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बलदेव राज आपका जी, भी सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सोसाइटी का और पर्टिकुलर भाभी जी का, ज्योतिका कालरा जी का, कि वो हमेशा मुझे याद रखती हैं और मौका देती है कि मैं अपने बच्चों से बात कर पाऊँ। मेरे लिए बच्चों के साथ बात करने का बहुत मतलब थोड़ा टोन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन भाभी जी की गाइडेंस में काम हो जाता है, मेरे को आसान हो जाता है। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और अभिषेक, बलदेव जी, 2-4 बातें मैं भी कहना चाह रही थी कि बच्चों ने बहुत दूर दूर से हमको ज्वाइन किया हुआ, क्योंकि अरे ऑनलाइन धन्यवाद जी। तो औरैया से, मुरादगंज से और भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। और सभी को ये आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो हमारी ये क्लास है, इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, तो सभी के रिकॉर्ड में और बार बार उसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारा जो चैनल है सक्षम रोजगार सोसाइटी का, तो उसके ऊपर हम सारे जो ये नॉलेज और ज्ञान के जितने भी स्रोत हैं, आप जैसे लोगों की जो बातें हैं, हम पूरी तरह परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में अपने बेनिफिशियरीज के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, ताकि बेहतर इंसान बने। और उसी सिलसिले में, क्योंकि अब हमारी ये क्लास खत्म होने वाली है, कल की जो क्लास है स्टूडेंट्स, वो आपके अभिषेक सर लेने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लास है, जिसमें जीमेल, चैट जीपीटी, ट्रांसलेशन, और जो हमारा परसों टेस्ट होना है, असेसमेंट टेस्ट आपका सैटरडे को, उसका भी पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे अभिषेक सर कि आपने वो गूगल फॉर्म कैसे भरना और कैसे उसके ऊपर टेस्ट देना है। सैटरडे को 26 अप्रैल 2025 को आपका वो टेस्ट है। और इसीलिए कल भी मैंने बोला था और आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आप सब जो क्लासेस हैं पुरानी यूट्यूब के ऊपर, उन सभी क्लासेस के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उनके पॉइंट्स नोट कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और हम सभी पार्टिसिपेंट्स को जो टेस्ट देंगे उनको एक इंसेंटिव देंगे, प्राइस देंगे। फर्स्ट प्राइस को 1000, सेकंड जो आएगा उसको 750 और थर्ड को हम 500 रुपीज देंगे। और इसके साथ जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है, जो संडे को जो हमारी लास्ट कंक्लूडिंग क्लास है, उसमें सबको 1 मिनट की वीडियो बनानी है, अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बोल रहे हैं बताना है, और क्या क्या क्लासेस आपने अटेंड करी। और सक्षम रोजगार सोसाइटी का ये जो अकाउंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो आपको कैसे लगा, कैसे आपके जीवन को वो बेहतर बनाता है, ऐसा 1 मिनट की वीडियो बनानी शुरू कर दीजिए। पहले कंटेंट को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद वीडियो बनाइए, और वो वीडियो सक्षम रोजगार सोसाइटी के ईमेल पर या इस ग्रुप पर भी, जो हमारा अकाउंट्स का ग्रुप है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। हम उस वीडियो को, जो फाइनल डे है हमारा, उस दिन हम उसको प्ले करेंगे। और उसी में भी सभी वो पार्टिसिपेंट्स जो वीडियो बनाकर 1 मिनट की वीडियो बनाकर भेजेंगे, उनको हम इंसेंटिव देंगे, और ये सब इंसेंटिव्स कैश होंगे। या थैंक यू अभिषेक, ओवर टू यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सीए बलदेव राज जी,
आपने बहुत धन्यवाद। बढ़िया क्लास आपका ली। एक बात कहना चाहूंगा, मैं कह सकता हूँ? जी जी एक बार और कहना चाहूंगा मैं, क्या इसमें बच्चों को हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बेस्ट देने की। अब बच्चों को लगता है कोई चीज हमने छोड़ दी, अच्छा किया है वो नहीं मांग रहा। कम से कम बच्चों की एक्सपेक्टेशन में कोई चीज ऐसी उनको लगता हो हमें बतानी चाहिए थी इस क्लास में और वो मिस हुई है, बस इतना फीडबैक चाहिए हमें वो वाला, कि वो चीज मिस हो रही हो तो उनको और क्या एक्सपेक्टेशन है, हम वो अगली बार उसको ऐड कर सके, बस इतनी बात है। आई थिंक वो हम आपको शेयर कर देंगे। अभी अगर बच्चे नहीं भी बता पा रहे तो हाँ, एक बार डिस्कस करके हम आपको शेयर कर देंगे और ऐड कर लें, कुछ और चीज ऐड प्लीज। करें जिससे बच्चों को और बेनिफिट हो सके। और बेहतर बने, बिल्कुल बिल्कुल वो हम उसको बिल्कुल। फॉलो अप कर लेंगे, उसको थैंक शेयर यू वेरी कर। थैंक यू। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल डायरेक्शन एंड गाइडेंस। और आगे हम बढ़ते हैं वोट ऑफ थैंक्स की आगे की तरफ, और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर ओम जी गुप्ता जी को। ओवर टू यू प्लीज। Good evening, dear friends. On behalf of Saksham Rozgar Society, I am Omji Gupta. Extend my heartfelt gratitude. We sincerely thank CA Baldev Raj sir for sharing his valuable insight during today's session on introduction to income tax return. With over 30 years of experience in direct tax and active investment with ICAI and forum like BVSS, your presence today was truly enriching. Your clarity and practical knowledge give our student a deeper understanding of income tax matters. Be grateful for your time and support, sir. To our student, thank you for your enthusiasm and active participation. Your engagement made the season truly meaningful, and we look forward to seeing the same spirit in our future programs. A special thank to Mr. Sandeep Chawla, sir, Secretary of Saksham Rozgar Society, for joining us today and for his invaluable insight and continued support throughout the season. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. Over to you, Abhishek. सो थैंक यू ओम जी गुप्ता जी, वोट ऑफ थैंक्स। और अब आपसे से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सेशन को लीड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर joining us today, and good night to all of you, and see you in the next session. धन्यवाद। Good night.